आपकी मेज़बान अदा व्यू पॉइंट में खुश आमदीद। जैसा आप सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और इससे पहले भी हमने रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त करीब आता गया है हमने देखा कि ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इन्फ्लेशन में हमें इजाफा देखने में आया। इसमें अशिया खुर्दनोश जो है सबसे ज़्यादा महंगी होती है, जबकि आपको पता है कि और ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रमज़ान करीब आते हैं तो इसमें पब्लिक को रिलीफ देने के लिए जो है वो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। लेकिन हम बात करें अगर जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले से, तो उन्होंने वैसे तो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, लेकिन अगर हम सूबों वाइज बात करते हैं तो स्पेशली सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई दिखने में आ रही है। मतलब अगर हम बात करें जिस तरह से आपको पता है कि रमज़ान के हवाले से लोग रोज़ा रखते हैं और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा क्यों अपनी फैमिली को जो है हम खाने पीने के लिए मतलब चीज़ें लेकर आएँ और मतलब अपने इबादत जो है वो करें और अच्छे तरीके से जो है इसको मतलब सेलिब्रेट करें। रमज़ान का एक वाहिद महीना मिलता है जिसमें हम इबादतें करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो महंगाई दिखने में बहुत ज़्यादा आती है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, इसके साथ साथ बीच में हम टॉपिक्स ऐड करते रहेंगे, गुफ्तगू करते रहेंगे। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से नजम मिर्ज़ा साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको, खैरियत से। नजम साहब, बात अभी हो रही है इन्फ्लेशन के हवाले से। वैसे तो अगर हम बात करें ओवरऑल ही जो है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं सिंध में तो इसमें कुछ ज़्यादा दिखने में आती है। ऐसा क्यों है? आपको तमाम चीज़ें ही जो पूरे पाकिस्तान से हटके आपको इस सूबा सिंध और बिलखुसूस कराची में मिलेंगी। और जहां आपने इन्फ्लेशन की बात की तो बेसिकली हमारे यहाँ हर चीज़ जो एंड यूज़र तक, रिटेल यूज़र तक पहुंच रही है और जो प्रोड्यूसर है उसके बीच में एक सिस्टम काम कर रहा है और उस सिस्टम को बाकायदा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। और इस सिलसिले में रमज़ान मुबारक से पहले हमने भी प्राइस कंट्रोल्स आपने होने के एक रेट्स निकलते हैं कमिश्नर से, लेकिन आप गोश्त ले लें, अजनास ले लें, आप कोई भी एफएमसीजी की चीज़ ले लें, वो आपको मार्केट से हटके मिल रही होती है। तो उसकी जिम्मेदारी कमिश्नर कराची की है और असिस्टेंट कमिश्नर्स की है कि वो प्राइस कंट्रोल करें सारी। हमारे यहाँ कराची में जो हमने देखा है कि कमिश्नर्स, डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो अपने कमरों से निकलते नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने इस हवाले से बात की थी जब और अगर वो निकलते भी हैं तो वो जैसे विजिट पे आते हैं तो भारी भारी चालान दे देते हैं दुकानदारों को, और दुकानदार फिर अपना जो वो उनका जुर्माना होता है वो आवाम की सूरत में रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जी, वो बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी होती है, बस वो एक दो जगह जाते हैं, वहाँ पे भारी जुर्माने आयद करते हैं और बाकी आपने देख लिया है कि आप इस शहर में पतारे देख लें, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम देख लें, ये सारी चीज़ें एवरेज चलती हुई आ रही हैं। और कई सालों से आप भी कैराचैक्स हैं, यहाँ की कराची की रहने वाली हैं, तो आप भी यहाँ से छोटी से बड़ी हो गई, लेकिन आप हर रमज़ान में यही सेम प्रॉब्लम है और सेम चीज़ों का सामना करना बिल्कुल ये तो है। मतलब कुछ नई स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई जाती हैं, वही सारी चीज़ें रिपीटेड नज़र आ रही होती हैं। तो कब तक ये सारी चीज़ें फेस करते रहेंगे? कभी तो कहा जाता है कि हम जो है अब इस साल नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो आप लोगों ने इस हवाले से कोई मीटिंग की है, गवर्नमेंट से कुछ मुलाकातें की हैं क्या? किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, इन्फ्लेशन में कमी कैसे आएगी? देखिए, इसमें तो हमारी पे दर पे मुलाकातें होती रहती हैं वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब से, मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब से। उनको मुलाकातों में हम स्ट्रेटजी बताते हैं कि जब तक आप यहाँ के मुकामी लोगों को यहाँ पर पुलिस में और मुकामी इंतज़ामिया में जब तक उनकी हायरिंग नहीं होगी, जब तक ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। असल में होता क्या है कि हमारे दूसरे सूबा सिंध के दूसरे शहरों से लोग आते हैं, उनको कराची की डायनामिक्स का पता नहीं होता। अच्छा, डायनामिक्स का पता भी नहीं होता, फिर दूसरी थोड़ी सी नियतों का भी फुकदान है। हमारे जो सरकारी अफसरान हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उनका आते ही अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग्स जो हो रही हैं वो पैसों की वजह से हो रही हैं, पैसे दे के हो रही हैं। होती है पोस्टिंग? जी, मेरिट पोस्टिंग नहीं होती। मेरिट पे पोस्टिंग नहीं, मेरिट पे अगर पोस्टिंग चीजें हो रही होती तो हम लोगों को ही मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा। मैंने तो ये सुना है कि मेरिट पे पोस्टिंग होती है और इसमें पैसों का तो कोई लेन देन का कोई सिलसिला ही नहीं होता। कोई कराची में कोई सरकारी पोस्ट ऐसी नहीं है कि जो मेरिट पे लगती हो। अच्छा जी, लोग जो पैसे मतलब सारी पोस्टें जो है वो रिश्वत के जरिए लगती हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। जो लोग अपने टेस्ट पास करके आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? नहीं, देखिए, एक तो वो एक पीसीएस और सीएसएस करके आते हैं, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे अपनी पोस्टिंग लेने के लिए। वो तो ऑलरेडी पास हुए होते हैं ना। ऑलरेडी पास हुए तो बहुत सारे लोग हैं ना, उनको स्पेसिफिक कराची में कहीं असिस्टेंट कमिश्नर लगना है, कहीं डीसी लगना है, तो वो पास हुए हुए लोग ही लगते हैं, लेकिन वो उस पोस्ट हासिल करने के लिए वो रिश्वत दी जाती है। तो जब वो रिश्वत दे के आदमी आएगा तो जाहिर बात है वो जो अगर उसने कोई अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है अपने लगने में, तो वो उसको रिकवर भी तो करेगा ना। तो उस रिकवर करने के लिए क्या तरीकाकार है? वो यही है कि ठिए पतारों से पैसे लेना, इंक्रोचमेंट्स पे पैसे लेना और बाकी चीजों में प्राइस कंट्रोल पे उस पे नजर ना रखना। सही है।
ठीक है। तो ये जो पैसे लिए जाते हैं, ये कौन लेता है? गवर्नमेंट के कौन अफसरान हैं, कौन ओहदेदार हैं जो पैसे लेकर इनको जो है ये वो पूरा एक सिस्टम है, वही तो मैं आपको बता बतौर रहा हूँ दिए ना कि जाते हैं? हर इदारे में आप सेहत देख लें, तालीम देख लें, एक सरकारी मशीनरी के साथ एक प्रॉपर उसका पैरेलल सिस्टम चल रहा होता है। ओके। ठीक है ना, वो उन लोगों को हायरिंग करता है, उन लोगों की पोस्टिंग करता है, ट्रांसफर करता है, और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन वो उनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है, और ना है लोगों को यहाँ पे लगा दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो महंगाई में कमी नहीं होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रॉपर अपने मेरिट, जो मतलब ज़ाहिर आने के जो पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि मेरिट तो यहाँ पर है नहीं, वकालत के जो पैसे दिए जाते हैं, रिश्वत जो दी जाती है वो इस तरह से रिकवरीज होती हैं और आवाम के ऊपर इसका बोझ डाला जाता है। आपकी कहने का मकसद ये है? बिल्कुल ऐसी है। एक सबसे बड़ा मसला एक तो मेरिट का कत्लेआम है, ठीक है। दूसरा एक मुकामी लोगों का यहाँ पर पोस्टिंग्स पे ना होना है, ठीक। जिसकी वजह से दो लोगों को दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो मामलात हैं कब तक ऐसे चलते रहेंगे? मतलब कब तक इस तरह की रिश्वत चलती रहेगी और कब तक जो आवाम के पास इसका बोझ आता रहेगा? कब तक हम इस तरह की सिचुएशन को फेस करते रहेंगे? देखिए ये कब तक, तो ये चलता हुआ आ रहा है काफ़ी लंबे से, काफ़ी असेंबली में भी आवाज़ बुलंद की है और सिलसिले में मुलाकातें भी की हैं, मुकामी लोग हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं, कहीं वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी जाहिर बात है 16 साल से इस गवर्नमेंट में बिला शिरकत गैर जो है वो हुकूमत कर रही है और उनकी लगाई भी सारी ये ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है। वक्ती तौर पे तो हम कोशिश करके रिलीफ दिलवा देते हैं, लेकिन मुस्तकिल रिलीफ कराची के शहरियों को हासिल नहीं हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल, ये तो अलमिया है कि यहाँ पे मुस्तकिल रिलीफ तो नहीं में, बल्कि वक्ती भी मैंने देखा है कि अभी नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें ऑयल की तो कल से अभी तक की कीमतों में जाए कई गुना जो इसमें इजाफा देखने में आया, इस आटे के हवाले से भी देख लें तो मतलब ये तो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ है। और अभी मैं देख रही थी कि तकरीबन 150 मिलियन के करीब या बिलियन के करीब जो है सिंध गवर्नमेंट का गोदाम है जिसमें आटा जो है वो ख़राब होने की नौयत पे पहुंच चुका है, और उसके ऊपर जो है जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने तकरीबन जो है उसको मतलब ख़त वगैरह लिखे हैं कि आप जो है इसको वेस्ट करें या इसका कुछ करें वरना तो ख़राब हो जाएगा। मतलब जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें वो गवर्नमेंट के गोदाम में जो है वो इस तरह से ख़राब हो रही है, लेकिन आवाम को जो यहाँ पे सस्ते दामों में नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत अफसोस का अलमिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे आपको पहले उसमें बताया ना कि देखें कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, आप आटा उठा के देख लें, तो जब गंदम पैदा होती है, गंदम की कटाई होती है, उससे लेके एक सिस्टम इस चीज़ के साथ अटैच हो जाता है। सरकारी गोदामों में, लोगों के प्राइवेट गोदाम्स में चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसकी प्राइस हाइक होने का इंतजार किया जाता है, मसनूई तौर पे प्राइस हाइक की। आप चीनी की मिसाल देख लें, आप चीनी जो थी वो आप 120-130 रुपए किलो थी आज से 1-1.5 महीने पहले, अब वो 165 रुपए पे पहुंच चुकी है। तो ये मसनूई किल्लत पैदा की जाती है और उसके बीच में आर्थिक सिस्टम है हर चीज के बीच में, वो उसकी मसनूई किल्लत सप्लाई एंड डिमांड की पैदा करता है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसको वो हाई प्राइस में लाके वो उसको बेचते हैं। और ये प्राइस कंट्रोल ब्यूरो का काम है, कमिश्नर्स का काम है कि इस सिलसिले में इसकी प्रॉपर सप्लाई चेन जो है मैनेज करके रखें, हर चीज की, चाहे आटा हो, चीनी हो, कोई भी चीज हो, तो इनको प्रॉपर सप्लाई एंड चेन करने के लिए इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से कि ये लोग दूसरे चीजों में ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं और बुनियादी सहूलत से आवाम को महरूम कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी रमज़ान में एक दिन रह गया है, अगर आज चांद हो जाता है तो हो सकता है कल ही रमज़ान हो जाए, पहला रोज़ा हो जाए, और अगर जो है कल चांद नज़र आता है तो परसों होगा। तो इससे पहले आप लोगों ने, जब भी आपने कहा कि हमने मीटिंग्स भी की हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदों से, तो उस पर क्या आपने इस हवाले से कोई पैकेजेस सामने रखे थे, रिलीफ के हवाले से क्या आप लोगों ने प्रोग्राम स्ट्रेटजी बनाई? चीजों का जो सामना है ना, वो सबसे पहले तो ये के इलेक्ट्रिक के प्रॉपर नॉन लोड शेडिंग के जो औकात हैं वो एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड शेडिंग कर रहा है। के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए वो एक्स्ट्रा लोड शेडिंग कर रहा है। उनका कहना ये है कि बिजली हम देंगे तो वो चोरी भी ज्यादा होगी, तो वो बिजली एक्स्ट्रा लोड शेडिंग के नाम पे बंद करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारी के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात हुई है और उसमें हमने बुलाया कि जो नेपरा के रूल्स हैं उसके हिसाब से लोड शेडिंग होनी चाहिए और एक्स्ट्रा लोड शेडिंग आप रमजानों के दिनों में ना करें। दूसरा उनको जो प्रॉब्लम है वो सुई गैस की है, फरामी से मुतालिक है कि जारी बात है रमजान में है, आपको पता है कि अलग औकात हो जाते हैं हमारी सहरी के, इफ्तार के रूटीन से हट के, तो उस टाइम जो है उनको प्रॉपर जो है वो सुई गैस की फरामी हो ताकि रोजादार सुई गैस ने तो कल अपना शेड्यूल जारी किया है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो उसमें प्रॉपर थोड़ी सी लीकेजेस थी, थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, हमारे तमाम MPs ने कराची के वो सॉर्ट आउट करके जो मुकामी इंतजामिया है सुई गैस की
उनसे शेयर किए ताकि वो रमज़ान से पहले उसको सॉर्ट आउट कर लें। मतलब आपको लगता है कि ये जो शेड्यूल जारी किया है, जो आप लोगों ने मुलाकातें की हैं, उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि इस तरह की पहले भी शेड्यूल जारी होते हैं, मुलाकातें होती हैं, लेकिन वही लोड शेडिंग का सिलसिला कंटिन्यू रहता है। आप समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं, इस बेहतरी दफ़ा आएगी? हमने क्योंकि इंश्योर भी करवाया, क्योंकि एमके में से वफाकी काबीना में भी है और वफाकी हुकूमत में भी है, तो और सुई गैस एक वफाकी इदारा है, तो हमारे एमएनएज ने भी और एमपीएज ने मिलकर प्रेशर डाल के इनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप इस टाइम जो सहरी और इफ्तार की जो टाइम है मेन, उसमें जो है सुई गैस की फराहमी पूरे कराची में और हैदराबाद में आप यकीनी बनाएंगे। तीसरा मसला पानी का है, जो जाहिर बात है कि ये चीज़ें तो कराची के साथ साथ चल रही हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में ये चीज़ों की थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाती है। तो इस सिलसिले में हमारी वाटर बोर्ड से मुलाकात हुई है, जो उनके एमडी हैं, उनको हमने बताया है कि भाई जहाँ जहाँ कराची में प्रॉब्लम्स है, कुछ इनके मेंटेनेंस की वजह से, कुछ लीकेजेस की वजह से, तो उस सिलसिले में भी वाटर बोर्ड ने हमें यकीन दहानी कराई है कि प्रॉपर पानी की फराहमी जो उनके मुकर्रर औकातकार हैं उसमें रहेंगे। चौथा मसला जो कराची के शहरियों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है कि जब वो अपने ड्यूटी आवर्स ऑफ करके निकलते हैं तो वो कराची के शहरों रोडों पे फंस जाते हैं। अच्छा, उसके फंसने की सबसे बड़ी वजूहत क्या है कि ये ठेले पथारे एक रोड पे लग जाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि 3 लेन का एक रोड है, एक पे आपका पथारा लग गया, फिर एक पे गाड़ी खड़े करके बंदा खरीद रहा होता है, तो वो जो 3 लेन का रेड है, 2 तो वैसे ही कवर्ड हो जाती हैं, एक उस पे चल रहा होता है, और एक लेन जब चल रही होती है तो पीछे पे ट्रैफिक का अज़नाम होता है, फिर लोग ज़ाहिर रोजे में होते हैं, पैनिक होते हैं, फिर लोगों का फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसी वजह से। तो हमने डीआईजी ट्रैफिक जो अभी नए आए हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, उनसे भी मुलाकात की है, उनको भी हमने बताया है कि भाई के स्मूथ जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है वो इसको रखें। और 5वीं हमारी ये प्राइस कंट्रोल, क्योंकि सबसे ज्यादा होता क्या है कि आप देखेंगे रमजान में चीजें आसमान पे पहुंच जाती हैं, वही माना जैसा भी अपने, तो उसके लिए हमने कमिश्नर हसन नकवी साहब से भी हमारी कल शेड्यूल है मुलाकात सैटरडे को, तो उसमें हम ये जोर देंगे कि 5 डीसीज को और हमारे जो 34 हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं कराची के, उनको बिल्कुल रमजानों के दिनों में आपने ऑफिसों में नहीं बैठना है, आपने निकलना है, गली मोहल्लों में जाना है और प्राइस कंट्रोल करनी है ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस हवाले से आप लोगों ने मीटिंग की है। ये मतलब ये तो मेन इशूज़ है जिनके ऊपर जो काम होना बहुत ज़रूरी था और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह से अभी आपने ट्रैफिक का भी जिक्र किया, ट्रैफिक की तो सिचुएशन अभी भी बहुत ख़राब है। आपने इंक्रोचमेंट के हवाले से जिक्र किया, तो इंक्रोचमेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब वो होती भी तो वो कॉस्मेटिक्स टाइप की होती है और वो डमी के तौर पर होते हैं, बस वो करके चले जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद दोबारा से वो सारी चीज़ें वहीं पे लगी हुई नजर आती हैं। तो ये भी एक अलमिया है यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के। अभी आपने देखा हाल ही दिनों में जिला शर्की में फैसल कंटोनमेंट का है, मिलेनियम के सामने इन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, लेकिन वो अगले दिन ही जो है वो वापस सारे जो इंक्रोचमेंट थी वो दोबारा अपनी जगह पे मौजूद थी। तो इस सिलसिले में हमने यही बोला है कि देखें ये आप कॉस्मेटिक्स काम करते हैं, उससे और चीज हो जाती है। अच्छा, सरकारी इदारों का मकसद इनका इंक्रोचमेंट करने का ये नहीं होता कि वो कोई आवाम को रिलीफ देंगे, ये फिर जो है ना रेट डबल करके उनसे पैसे लेके फिर दोबारा उसी जगह पे इंक्रोचमेंट। अच्छा, इससे मुझे लगता है ये जो लोग हैं, जो माफियाज हैं, वो उनको भी जो है ना मतलब सरपरस्ती मिल रही है और उनके अंदर से डर खौफ खत्म हो जाता है कि हमारे बैक पे इदारे हैं, हम दोबारा से यहाँ पे लगाएंगे, वो दोबारा से आके जो है ना मतलब हमसे स्टार्टिंग करके चले जाएंगे। तो मतलब उनको तो एक तरह की आज़ादी मिल गई है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखें जब इस सूबे में 16 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो इन्होंने शहर हर डिपार्टमेंट ना मुख्तलिफ माफियाज के हवाले कर दिया है। अब आप देखेंगे टैंकर माफिया है, आप डंपर माफिया है, मतलब ऐसे ऐसे माफिया है, पार्किंग माफिया है, हर चीज में आप मंशियात माफिया है। आप चले जाएंगे तो आप तामीराती सनती उसकी जो है वो बिल्डर माफिया है। तो हर चीज इन्होंने पैरेलल सिस्टम बनाकर एक माफिया के हवाले कर दी है। आप देख लें कि भाई के सेहत की सहूलतें कराची के शहरियों को नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसमें सहूलतें नापैद हैं। आप इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम, हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने कराची की आवाम को जो है वो NICVD दिया है और दीगर अस्पताल जो गवर्नमेंट के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या हम चीजों को डोंट करते, वो कहते हैं हमारी भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये कराची में कोई अपने प्रोजेक्ट बना दे, आप सरकारी हॉस्पिटल अब्बासी शहीद है, जिना है, सिविल है, ठीक है ना, आप इन हॉस्पिटल, मेरे हल्के में कोरंगी नंबर 5 नंबर में हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी सहूलियातें वहाँ पे जो है ना आवाम के लिए। इसके पैरेलल प्राइवेट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वो तमाम सहूलतें दे रहे हैं। इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम का हाल है, गवर्नमेंट स्कूल तबाह हाल है, प्राइवेट स्कूल जो है वो
फल फूल रहे हैं, उनकी ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुल रही हैं, वो महंगी से महंगी तालीम बेच रहे हैं। तो ये इसी तरीके से हर शोबे को इन्होंने ऐसे किया। अब पानी की समस्या है, आपके पास पानी, मेरे घर में पानी टैप से आना चाहिए ना, लेकिन वो टैंकर के जरिए आ रहा है। तो हर चीज का माफिया को डाल के ऑल्टरनेट एक सोल्यूशन दे दिया इन्होंने इसका कि आप इसको करवाएं, जिसपे आवाम जो है वो उसके ऊपर बोझ आ आप रहा है। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल देख लें, आपको अपना गार्ड रखना पड़ता है साथ। तो हर चीज में आपने जो है वो कराची वाले ने पैसा खर्च करना है उसको अपनी सहूलत लेने के लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको इंश्योर्ड है सहूलत, वो कोई भी दस्तियाब अच्छा, आप नहीं। गार्ड भी लेना तो आजकल तो आपको पता है कि वो आपको पता है असली तो कैरी करना वैसे भी आपको पता है आजकल थोड़ी सी पाबंदी हुई। तो फिर अगर इस सूरत हाल में जो है अगर कोई मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई भी होती है और इसमें कोई अपना पर्सनल गार्ड और अपने साथ वेपन कैरी करे, तो उसके ऊपर भी फिर आपको पता है कि इशू है। जी जी, बहुत सारे ना। देखिए मसला क्या है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, वो इसीलिए ख़राब हो रही है कि जैसे मैंने कहा ना कि जब तक आप मुकामी अफराद को इंतज़ामिया में और पुलिस में नहीं रखेंगे, जब तक शहर की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। अभी हालिया दिनों में हब में ज़िला हब बलूचिस्तान का है, उन्होंने कहा है कि भाई के जो हब में जो बढ़ती हुई जराइम की वजूहात हैं, उसकी वजह से उन्होंने लोकल पुलिसिंग का ऑर्डर जारी किया बाकायदा हुकूमत बलूचिस्तान ने कि भाई के जो गैर मुकामी लोग हैं वो पुलिस से उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिए अपने अपने जहाँ पे शहरों में। तो कराची में भी इसी की सूरत हाल है और ऐसी इकदाम की ज़रूरत है। देखें, जब तक मुकामी पुलिस वाला होगा ना, मुकामी होगा, उसका घर यहाँ पर होगा, तो वो मंशियात का काम करते हुए भी डरेगा, किसी की भी सरपरस्ती करते हुए, माफिया की सरपरस्ती करते हुए डरेगा, क्योंकि उसकी फैमिली, उसके बच्चे यहाँ पर होंगे। अब होता क्या है कि लोगों के यहाँ पे फैमिलीज होती नहीं है, वो यहाँ पे पैसे लेके एसएचओ लग रहे हैं, पैसे देके एसओ लग रहे हैं ट्रैफिक में, वो बस उसकी रिकवरी करते हैं। ये जो एसओ के हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात की गई थी, जिसपे जो जब उस वक्त डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा साहब थे, तो मतलब हमने जब ये बात की थी तो उनका इस पे जो है वो स्टेटमेंट आया था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मतलब ये जो इल्जाम लगाया जाता है मतलब ट्रैफिक के हवाले से, एसओ जो है वो कहते हैं कोई एक भी साबित कर दे कि अगर पैसे लेके जो है लगाते हैं ट्रैफिक पुलिस। देखिए, रिश्वत की ना कोई रसीद नहीं होती, ठीक है। आपके कैमरामैन है, आपके ऑफिस में स्टाफ होंगे जो अक्सर लोग बाइक्स पे आते होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, ठीक है, कि भाई ये ट्रैफिक पुलिस वाले हर चीज, हर डॉक्यूमेंट, हर आपके पास गैजेट होने के बावजूद आपका किसी ना किसी बात पे आपको उनको पैसे देने हैं। मतलब वो लाइसेंस भी होगा उनके पास गाड़ी के पेपर्स भी होंगे, उनका वो हेलमेट भी पहने हुए होंगे, सब चीजें पूरी होंगी, गाड़ी की बैकलाइट भी जल रही होगी, हेडलाइट भी जल रही होगी, जो भी वायलेशन होती है वो सब कुछ, लेकिन उनको पैसे दे। तो भाई पैसे वो क्यों ले रहे हैं? वो पैसे इस वजह से ले रहे हैं कि वो पैसे दे के आए हैं, वो कहीं रिश्वत देख के, वो कहीं एसओ लगे हैं, वो एसएचओ लगे हैं, वो कहीं ना कोई उन्होंने सरकारी ओहदा हासिल किया है। लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वाले तो कोई ना कोई इशू बना लेते हैं ना। देखिए वो फिटनेस के हवाले से हो सकता है वो कर ले, इसीलिए परेशान करने वाली बात हो गई ना भाई। वो तो आप, मैं भी आप पे 100 चार्ज लगा सकता हूँ, आप भी मुझ पे 100 खामियां निकाल सकती हैं, लेकिन ये तो देखें, ये इदारे जो होते हैं ना, रियासत होती है, रियासत माँ जैसी होती है, वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करती है, वो उनको सपोर्ट करती है। ये थोड़ी होती है कि वो आपको कोने में, गली में, अंधेरे में खड़े होकर भाई बाइक वाले से, किसी भी बच्चे से जो है आप उससे 100 रुपए ले लें, उससे 200 रुपए ले लें। ये रियासत का किरदार थोड़ी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हो रही थी नजम साहब से, साथ उन्होंने जिक्र किया कि जो माफियाज उनका क्या किरदार है, किस तरह से वो मतलब रिश्वत दे के जो है वो आते हैं अपनी अपनी सीट्स पे, और मतलब और उनको जो सपोर्ट करते हैं। आपको पता है जिस तरह से हमने जिस तरह से पार्किंग माफिया के हवाले से बात की और दीगर इश्यूज पे हम बात करते रहते हैं, और इंक्रोचमेंट के भी हवाले से जो डिपार्टमेंट है उनकी अपनी गफलत होती है जो इन माफियाज की सरपरस्ती करते हैं और इनसे जो है वो भारी भारी रकम ली जाती है। तो मैं बात हो रही थी अभी हमारी इंक्रोचमेंट के भी हवाले से हमने बात की, और फिर जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है एसओ भी अपनी जो है वो मतलब अच्छी खासी रिश्वत दे के वो लगता है। तो अभी जो बीच में इंसिडेंट्स हो रहे थे, इस हवाले से भी हमने क्योंकि बात की थी और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट पैदर पे सामने आते गए। फिर स्पेशल जो नाम अहमद साहब जो उनका भी स्टेटमेंट सामने आया कि अगर हम बात करें सिंध के सूबे के हवाले से, तो और सूबों की नस्बत सिंध में जो है एक्सीडेंटल इशूज़ जो है उनके जो रेशो है वो थोड़ा कम है। आप क्या समझते हैं? देखिए, बदकिस्मती से कराची में जो
वजूहात है ना, वो पूरी दुनिया तो आप छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपने नहीं सुनी होंगी। कभी आपने सुना है कि खुदा न खास्ता लाहौर में डंपर ने कोई 2 बाइक वालों को कुचल दिया? नहीं, कभी ऐसी कोई खबर नहीं आती। अच्छा, जो शर्जील इनाम मेमन साहब जो मुवाजना कर रहे हैं ना, वो हाईवेज के और जो मोटरवेज के एक्सीडेंट्स हैं उनसे मुवाजना कर रहे हैं कराची के गली कूचे में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो एक बच्चा बफर जोन में जिसका बेचारा वाटर टैंकर आया था, वाटर टैंकर ने फिर रिवर्स किया, वो बेचारा नीचे कुचला गया, तो ऐसा कोई वाकया कहीं पूरे पाकिस्तान में कहीं रिपोर्ट होता है? ये देखें, इनकी एक नाली है, 2 महीनों में 190 से ज्यादा अफराद जो हैं वो लकमा अजल बन चुके हैं इस शहर में, तो किसी पे तो कोई जिम्मेदारी आएगी ना। अच्छा, फिर मसला क्या है कि ये इस पर सियासत शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कोई लसानी मसला थोड़ी है। अच्छा, सियासत का तो उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन कर दी थी कि इसको आप सियासत का रंग ना दें, मतलब कोई ये जानबूझ के तो नहीं किया ना, इसको जो आप सियासी रंग देने की कोशिश करें, मतलब एक्सीडेंट है ये अनइंटेंशनली हो जाता है। लेकिन अनइंटेंशनली नहीं हो जाता, लेकिन किसी ना चीज़ की वजूहात होती हैं। वजूहात उसकी ये है, 4-5 वजूहात है मोटी मोटी। एक तो आपने देखा होगा कि ये जो डंपर्स हैं, जो भी हैवी मशीनरी है, वो कराची में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो ज़्यादातर रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के दूसरे सूबों में। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इसके ऑपरेटर्स हैं, इनके ड्राइवर्स हैं, इनके क्लीनर्स हैं, उनका ताल्लुक भी सूबा सिंध और कराची से नहीं है। अच्छा, वो जब वहां से वो लाइसेंस लेकर आते हैं, तो देखिए, जब आप किसी भी शहर में पले बड़े होते हैं तो वहाँ की कोई डायनामिक्स का पता होता है, वहाँ पे आपका रोड सेंस होता है, आपको पता है कि यहाँ से हमें पता है कराची में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को मेंटेन करते हुए ड्राइव करते हैं। वो बिल्कुल, ये कराची को उन्होंने एक लर्निंग स्कूल के तौर पर बना दिया है। वो डंपर देते हैं, अक्सर जो है ड्राइवर चला नहीं रहे होते, उनके असिस्टेंट जो क्लीनर्स होते हैं वो ड्राइवर चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, और वो उस पर फिर ड्रग्स का इस्तेमाल इनमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये 4-5 मोटी मोटी वजूहात हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस, अब कुरंगी में अभी लास्ट टाइम जो वाकया हुआ जिसमें 3 नौजवान जो बेचारे दुनिया में नहीं रहे, वो रॉन्ग वे आ रहा था डंपर, तो वो नाजाबाद में भी तो इसी तरह से हुआ था, रॉन्ग आ रहा था, रॉन्ग आ रहे थे। अच्छा, अब जाहिर बात है, और उसके 200 मीटर पे ट्रैफिक पुलिस का एक जमघटा खड़ा होता है जो छोटी लोडिंग गाड़ियों को और मोटरसाइकिल वालों को पकड़ रहा होता है किसी ना किसी वजह के और अभी के इतलात आई है सामने कि नीबा चौरंगी पे भी वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल वालों को मार दिया। मतलब ये रोजाना इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। हादसा कभी कभार हो जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए, उसमें इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो मुतवातिर हो रहा है ना। मतलब आप सुबह देखें, शाम देखें, आप हेडलाइन चले जा रही है, तो भाई किसी, और दिन में 2-2 मरतबा हमने देखा इंसिडेंट, सेम डे पे 2 इंसिडेंट्स, कभी औरंगी में तो कभी नीपा पे, कभी गुलशन में, इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। मतलब इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं रही है ना। अब ये जो शर्जील इनाम मेमन साहब तो खुद ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के मिनिस्टर हैं, भाई फिटनेस चेक करें ना, आप इनके ब्रेक्स चेक करें, इनके हाइड्रोलिक्स चेक करें। ये फिटनेस चेक, ये इदारा बना किस लिए है? कोई रोड पे नहीं है, खाली ट्रैफिक पुलिस को, एसओ को पैसे लगा के, पैसे दे के छोड़ दिया गया है कि इनसे आप रिकवरियां करो। और आप देखेंगे कि भाई ट्रॉलर्स हैं, ये सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये जो मोटरवे था कराची से पेशावर तक के लिए बनना था, ये अभी तक बना हुआ है सखर तक खाली। ये और सखर वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, उसको हल्का सा एक्सटेंड किया है। आपने देखा कितना एक्सटेंड होते हैं। आप कराची और हैदराबाद मोटरवे बिल्कुल भी कवर्ड ही नहीं है, वो तो हाईवे है बिल्कुल। अब कराची पोर्ट से जो कंटेनर अफगानिस्तान के लिए निकलता है ना, आप यकीन करेंगी वो सनसेट बॉलीवुड पे घूम रहा है, वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में घूम रहा है, उसका क्या काम है? आप अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें ना। तो अभी सईद मुस्तफा कमाल साहब जो अभी कल वफाकी वजीर भी बने, उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी में मवासलात की, उन्होंने बुलाया कि भाई आप इसको और मंजूर भी करवाइए, तो नॉर्दर्न बाईपास आप इसको डबल कैरेज वे करें और कराची पोर्ट से आप हाईवे मोटरवे शुरू करें। जब आप मोटरवे शुरू करेंगे, वो सीधा जो है वो मोटरवे से होता हुआ शहरी इलाकों में नहीं आएगा और एक्सीडेंट्स के जो है वाकयात वो कम से कम हो जाएंगे। फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो शारा भुट्टो बनाने की बातें की जा रही हैं, मतलब अभी उसमें ज़ाहिर टाइम लगेगा, तो क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कराची से बिल्कुल हट के जो हैवी व्हीकल्स हैं वो फिर उसको वहाँ पे उसका यूटिलाइज होगा? आप समझते हैं कि फिर इस तरह के जो इंसिडेंट से इसमें कुछ कमी आ सकती है? देखिए, शारा भुट्टो का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं है। वो DHA 9 और DHA को कनेक्ट करने के लिए, उसको बहरिया को कनेक्ट करने के लिए, कि जाहिर बात है वहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग वहाँ पे, जाहिर बात है हाईवे से जाना पड़ता है, वो थोड़ा सा हेक्टिक वे है, तो वो उसके लिए है। जिस तरह आप लियारी एक्सप्रेस वे, ये हैवी ट्रैफिक के लिए डिजाइन ही नहीं हुए,
ठीक है ना। ठीक तो है। इस पे आप हैवी ट्रैफिक नहीं चला सकते, इस पे लाइट व्हीकल्स चलेंगी, ठीक है ना। आपको उसके लिए प्रॉपर जो है उसके दो ही हल है कि आप एक नॉर्दर्न बाईपास को जो है आप डबल कैरेज करें। नॉर्दर्न बाईपास पे दोनों साइड पे आप एंट्री और एग्जिट दोनों जगह पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और वो जो है वो छोड़े जा रही है, हालांकि वो हैवी ट्रैफिक के लिए बने। ये जो नॉर्दर्न बाईपास है ये हैवी ट्रैफिक के लिए बना है। तो जब तक ये नॉर्दर्न बाईपास ड्यूल कैरेज नहीं होगा और ये कराची टू सक्खर जो है मोटरवे प्रॉपर, इसको जो प्रॉपर मोटरवे है वो नहीं बनेगा, तो कराची में ट्रैफिक के हालात ऐसे ही रहेंगे। और इसकी जिम्मेदारी टोटल जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, हुकूमत सिंध की है कि ये अब ये कोई गाजर मूल्य थोड़ी है कराची के शहरी कि रोज जो है 2 बच्चे 4 बच्चे आप मर जाएंगे, लेकिन आप जो है बस उसको टैंकर वाला ट्रॉलर वाला मार के भाग जाता है, उसको जो है आप कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद बात ये नहीं कि एफआईआर्स भी नहीं कट रही हैं, मतलब अगर कोई कट भी रही है तो वो इस तरह की दफात डाल देते, मतलब ना होने के बराबर है। देखिए उस एफआईआर पे हमें जाने की जरूरत क्या है। एफआईआर सख्त हो नरम हो, आपको कानून सही करे ना। तो गाड़ियां आपकी फिटनेस वाली हो। बल्कि मेरे ख्याल से आपकी एक एमपी आए थे शारिक जमाल, तो उन्होंने बताया था वो जो मलीर में एक खातून और उनकी मतलब बिल्कुल वो हस्बैंड जो है वो जी बिल्कुल उसमें जो है वो जाँ बहक हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन हमने कोशिशें कर ली लेकिन एफआईआर नहीं कटी। देखिए एफआईआर कटने से चले आप कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तो जान का जिया सबसे ज्यादा लॉस है ना भाई। आप उसको कानून के पैराए में लेके आएंगे तो उसको 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन हादसा नहीं होना चाहिए ना, मेरा कहने का मकसद ही। अब ये रेड लाइंस चल रही हैं, ये रेड बसेस आपने शारे फैसल पे भी देखी होंगी। आप इनके ड्राइवर इतनी गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, 3 हादसा हो चुके हैं अभी 10 से 10 दिन में। क्योंकि जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो इसमें तो शर्जीना मेमन साहब जो उन्होंने कहा था कि हमने बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर्स जो है वो रखे हैं जो बहुत तरीके से ट्रैक्स पर रहते हुए जो है इसको चलाएंगे। देखिए मसला क्या है कि जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती ना, वहाँ पे एक्सपर्ट भी जो है ना गलतियां करते हैं। आप हम लोग यहीं यूएई जाते हैं बिल्कुल सीधे होके सब चीजें चल हम ही होते हैं ना, वो कानून जो है बिल्कुल फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे आके हम क्यों रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी है कानून की हुक्मरानी करना वो इस बात को पूरा नहीं कर पा रहे। अब क्या वो एक्सपर्ट ड्राइवर होंगे, लेकिन उनको वो सरकारी बस है तो इस वजह से उनको न ट्रैफिक पुलिस हाथ देती है न उनको कोई रोकता है कोई डिपार्टमेंट, तो वो उनको पता है कि हम कोई गलती भी करेंगे ना तो हमें रोकेगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हादसा रोनुमा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो इस सिलसिले में फारूक सत्तार साहब बल्कि और दीगर जमातें भी साथ ही थी इस्लामाबाद से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें फारूक सत्तार साहब भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन मुझे लग रहा था कि उनको चुप करा दिया गया था, उनको कुछ प्रॉपर कह नहीं पाए थे। नहीं मेरे ख्याल से जो फारूक सत्तार साहब ने बड़ा अच्छा पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें तो उन्होंने खुला कहा था कि मतलब इस तरह की जो हादसात है उनको नहीं होना चाहिए। उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जाहिर बात है उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक माहौल अलग होता है कि वो आप जब हैदराबाद में अपनी पार्टी मरकज पे वो कर रहे होते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा ओपन वो होता है। फिर उस वक्त जाहिर बात है कि दूसरी पार्टीज भी बैठी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स भी बैठे हुए थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक बेहतरीन बात की और कराची का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। जी बिल्कुल ठीक है। ये तो है बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि एमक्यूएम जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करती हुई आती है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक का जो इशू है वो, इसके अलावा बलदियाती इशूज़ को काफ़ी हाईलाइट करते हुए, जिसमें आर्टिकल 48 की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट की एक वजह ये भी है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि रोज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद हुआ वजह है इसकी, क्योंकि जाहिर बात है कि सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, वो हैवी ट्रैफिक जब आता है वो रुकता है, फिटनेस नहीं है प्रॉपर, वो रुकते रुकते उससे उसकी वजह भी से भी हादसा होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ आगे की लाया अमल बनाया गया है कि मतलब जो खानदान जिसमें अफेक्टेड लोग हैं या जो जापाक हो गए तो उनको कुछ रिलीफ देने के हवाले से कोई बातचीत चल रही है? इस सिलसिले में हमारी जो होम मिनिस्टर हैं लंजार साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। हमने कहा था कि देखें बड़ी आप गलत बात है कि एक तो हादसा हो जाता है शहर में, चले हादसा हो गया तो आपको उनके घर लवाइकीन के घर जाके उनके ताज़ियत करनी चाहिए। देखिए आप पे जिम्मेदारी आयद होती है, आप एक तो आप इस शहर के मेयर होने का दावा है, मेयर भी आपका है, आप इस शहर में नुमाइंदगी का भी दावा करते हैं, लेकिन आप किसी भी उस खानदान के घर नहीं जाते, चाहे वो टारगेट किलिंग से हलाक हुआ हो बेचारा, चाहे वो ट्रैफिक हादसा से हलाक हुआ हो, या वो कोई गटर में गिर के बेचारे बच्चे मर जाते हैं या दूसरे हादसा हो जाते हैं, आप लोग नहीं जाते और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। आप इनके लिए कोई कंपनसेशन कोई ना कोई इनको आप करें ताकि कोई जॉब गारंटी दे इनकी फैमिली को, कोई सरकारी जॉब की गारंटी दे
ताकि इनके तो थोड़ा सा घर का जो सरबराह है वो तो जब रहा नहीं है, कमी पूरी नहीं हो बिल्कुल सही बात लेकिन कम से कम उनकी आने वाली जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए उनके इकदाम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब इस पे शारिक जमाल साहब से भी हमने गुफ्तगू की थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हमारी यही कोशिश है, जितना अगर वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते तो जितने उनकी ग्रेजुएटी या जो भी चीज़ें बनती तो उसकी आधी भले गवर्नमेंट से जो है हम क्या है कि जो है इसके ऊपर मतलब उनको रिलीज़ करवाएं, कुछ इसके ऊपर काम होना चाहिए। और क्योंकि ज़ाहिर साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात हो रही है कि कराची में जगह जगह आज भी गंदा पानी सीवरेज का नज़र आ रहा है, मतलब अब क्योंकि रमज़ान करीब है, आप देखें नीपा वाला जो रोड है वो तो बहुत ही बुरा हाल है उसका। इसके अलावा कराची में अगर और भी हम दीगर शाराओं की बात करते हैं, सिर्फ शारा फैसल के अलावा तो कराची की ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है, उसके ऊपर भी काम नहीं किया जा रहा है, जिसमें वाटर बोर्ड जो है वो जगह जगह जो है वो अपने नई नई पाइपलाइंस डाल के जो है वो जो है पानी की आपको पता है कनेक्शंस भी दे रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज है पानी की। इसके अलावा जो हमारी सीवरेज की जो सिस्टम है उसका भी यही हाल है। बिल्कुल ऐसी बात है कि असल में ये सिस्टम ऐसा है कि एमक्यू पाकिस्तान ने जब बल्दियाती कानून बना और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो एमक्यू पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पे, इसी वजूहात की बुनियाद पे इसका बाइकाट किया था कि ये सिस्टम जो है वो कराची के शहरियों को रिलीफ नहीं दे सकता। उस सिलसिले में हमने जमात इस्लामी से भी रब्ता किया था, इसमें हमने PTI से भी किया था और दूसरी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं शहर के, हमने उनसे रब्ता किया था कि इस इलेक्शन का बाइकाट किया जाए, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानी गई। स्प्लिट मैंडेट हो गया, मेयर जो है पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ टाउन PTI के हैं, कुछ टाउन जमात इस्लामी के हैं, कुछ टाउन पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन आपको कहीं कोई इस शहर में कोई एक मॉडल यूसी नज़र नहीं आती, कोई मॉडल इलाका नज़र नहीं आता जहाँ पे लोग जो है भाई इस चीज़ों से आज़ाद हों, वो उनके पास सेवरेज का मसला ना हो, उनके पास पानी का मसला ना हो, उनकी सड़कें पक्की हो, उनके घर की स्ट्रीट लाइटें जल रही हों, उनकी मोहल्ले का स्कूल सही हो और उनको सेहत की सहूलियात मुयसर हो। आप कोई इलाका ऐसा नहीं बता सकते। तो ये सिस्टम बेसिकली इसमें इतनी जान नहीं है कि ये लोगों को जो आज 21वीं सदी के तकाजे हैं उसके हिसाब से डिलीवर। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे पूरी दुनिया जो है तरक्की में तरक्की की जा रही है और पाकिस्तान की बात करते हैं तो वॉर पीछे की दौर में जाया जा रहा है, जिसमें जो है आज भी लोग लकड़ियों पे खाना बनाने पे जो है मजबूर हो गए, बाहर से खरीद के जो है पानी पीते हैं। बहुत ही बुरी सिचुएशन है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नजम मिर्जा साहब, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आसिफ को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।